नमस्कार साथियों। मेरी उम्र उन दिनों कुछ ज़्यादा खास नहीं थी। मैं यही कोई 13-14 साल की थी जब मैं लोगों के घरों में काम करने लगी। पापा की मौत के बाद मेरी माँ ही घर का सारा खर्चा चलाती थी। माँ के पास इतना ज़्यादा पैसा तो था नहीं। पहले तो वह बेचारी अपने जेवर बेच बेच कर गुजारा करती रही। उन्हें विधवा हुए लगभग 15 साल हो चुके थे। माँ मुझसे कहती कि बेटी, अब तू भी लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दे, लेकिन अपना दामन बचा कर रखना, क्योंकि ये दुनिया वाले काम वालियों को अपनी जागीर समझते हैं। जागीर वे चाहते हैं कि वे उनके साथ जो चाहे वो करे और वह उफ तक भी ना करे। लेकिन तुम्हारी माँ ने अपनी सारी जिंदगी इज्जत से गुजारी है। खुदा के लिए तुम मेरी इज्जत पर आंच मत आने देना और कभी भी किसी आदमी से बात नहीं करना। अगर कोई तुम्हें गलत तरीके से हाथ लगाने या तुम्हें छूने की कोशिश भी करे तो फौरन से आकर मुझे बताना और उस घर में आगे से काम नहीं करना। वैसे तो मेरे सभी जानने वाले बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन फिर भी बुरे वक्त का पता नहीं होता। मैं अपनी माँ की बातें सुनती तो मेरा दिल कहता कि जरूर मेरे साथ कुछ ना कुछ होने वाला है। न जाने क्यों मैं बिना वजह ही बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। लाख कोशिश करती कि मैं मुस्कुराऊं, खुश रहूं, लेकिन ऐसा नहीं होता था। एक दिन मेरी माँ की सहेली का बेटा आया जो म्यांमार में नौकरी करता था। उसका नाम रमन था। मेरी माँ की सहेली हमारे पड़ोस में ही ब्याही गई थी, इसलिए हमारे घर उनका आना जाना एक फैमिली की तरह था। रमन के गांव आते ही उसकी फैमिली के सब लोग उसके पास टूट पड़े थे, क्योंकि वह बहुत सारा पैसा कमाकर जो लाया था। इसलिए सब लोग उसके आगे पीछे घूमते। किसी को अपने बच्चे का काम करवाना होता तो किसी को कोई और, तो हर कोई रमन से मदद लेना चाहता था। वैसे तो रमन मुझे भी बहुत पसंद करता था, लेकिन मैं फिर भी अभी तक उससे मिलने नहीं गई थी, क्योंकि पापा की मृत्यु के बाद मैं लोगों के घरों में काम करने लग गई थी। इसलिए मुझे अपने जानने वालों से बहुत शर्म आती थी। एक दिन हमारे घर के दरवाजे की कुंडी बजी। रमन खुद ही हमारे घर आ गया था। आते ही उसने मुझे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो बोला, अरे तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। जब मैं यहाँ से गया था तब तुम छोटी सी थी। मैंने कहा, हाँ भाई, बस वक्त गुजर गया और मैं बड़ी हो गई। वह बोला कि भाई मत कहो मुझे, मैं तुम्हारा भाई नहीं लगता। मुझे उसकी यह बात कुछ अजीब सी लगी। मैं चुप रही, क्योंकि मुझे ऐसी बातों के जवाब देने नहीं आते थे। यह तो खैर बहुत मुश्किल बात थी। रमन के हालात काफी बदल चुके थे। अब वह पहले जैसा नहीं रहा था। उसने दाढ़ी बिल्कुल साफ करवा दी थी और सर पर भी थोड़े से बाल थे और वो बहुत अजीब से चरित्र का मालिक बन गया था। मैं उस समय चौथी क्लास में थी जब रमन यहाँ से म्यांमार गया था, और अब वह जब आया है तो वह बिल्कुल बदल चुका था। मैं रमन के सामने नहीं जाती थी, लेकिन ऐसा हुआ कि उस रात रमन माँ से कहने लगा कि आज रात मैं तुम्हारे घर पर ही रुकना चाहता हूँ। मैं हैरान थी कि रमन को आखिर हमारे गरीब घर में ऐसा क्या नजर आता है कि वह हमारे घर में रुकना चाहता है। इसकी वजह तो मुझे बाद में समझ आई। रात हुई तो मैं अपने कमरे में चली गई, लेकिन रमन बाहर आंगन में चक्कर काट रहा था। माँ अपने काम से बाहर गई हुई थी। घर में मैं और रमन अकेले ही थे। माँ को रमन पर अंधा भरोसा था, इसलिए वह मुझे उसके साथ अकेले छोड़कर चली गई। वैसे भी रमन मुझसे उम्र में लगभग 15 साल बड़ा था, लेकिन रमन ने तो अपनी औकात ही दिखा दी। माँ के जाने के बाद रमन मेरे दरवाजे पर आया और बोला कि तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। मैंने पूछा कि क्या बात है। कहने लगा, देखो, बहन भाई का रिश्ता सिर्फ सगे बहन भाइयों में होता है। मेरा तुमसे विवाह जायज है। यह सुनकर मैं हैरान रह गई और बोली कि तुम क्या कहना चाहते हो। वह बोला, देखो, तुम भी इतनी ज्यादा छोटी बच्ची तो हो नहीं, तुम जवान हो, इन बातों को समझती हो। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर दिल ही दिल में मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि रमन का व्यक्तित्व हजारों लाखों में एक था। भला कौन लड़की नहीं चाहेगी कि रमन जैसे लड़के की वह दुल्हन बने। लेकिन रमन की कुछ शर्तें भी थी। वह कहने लगा कि मैं तुमसे शादी तो कर लूंगा, लेकिन तुम यह तो जानती हो ना
कि मैं किस तरह का लड़का हूँ। मैंने सारी जिंदगी मेहनत करके गुजारी है। मुझे मेहनती लड़कियाँ पसंद है, लेकिन घर बैठकर बर्तन धोने वाली और रोटियां पकाने वाली लड़की से मेरी दाल नहीं गल सकती। तो मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ा खुद को बदलो, और अगर तुम चाहती हो तो मैं तुमको भी म्यांमार नौकरी के लिए ले जाऊंगा। फिर जब तुम सेटल हो जाओगी तो हम दोनों शादी कर लेंगे, और शादी भी खूब धूमधाम से करेंगे, और फिर तुम भी अपनी शादी बहुत अच्छे ढंग से कर सकोगी। अभी अगर हमने शादी कर ली तो तुम्हारे सारे सपने अधूरे रह जाएंगे, तुम्हारे सारे सपनों पर पानी फिर जाएगा। ना ही तुम नौकरी कर सकोगी और ना ही कुछ और। तो इसलिए अच्छा है कि पहले खुद को मेरे काबिल बनाओ। रमन की बात सुनकर मैं चुप रह गई थी। जाहिर है कि बाहर से काम करके पढ़कर आने वाला लड़का अब एक काम वाली बाई लड़की से क्यों शादी करेगा। सिर्फ खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती। रमन चाहता था कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी लड़की बनूं और फिर उसके बाद वह मुझसे शादी करे। मैंने कहा कि बिल्कुल रमन, यह तो तुम्हारी मुझ पर मेहरबानी है जो तुमने मुझ जैसी आम लड़की को पसंद किया। तुम भी जानते हो कि मेरे बाबा की मृत्यु के बाद हमें किसी रिश्तेदार ने भी नहीं पूछा था। बस तब से ही मैं लोगों के घरों में काम कर रही हूँ। मेरे लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी, लेकिन अब तुमने मुझे मोहब्बत दी है तो मैं इस मोहब्बत का भरम रखूंगी। सारी जिंदगी तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी। तुम जो भी कहोगे मैं वही सब करूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रमन। मैं रमन की बातों से बहुत खुश हो गई थी और आने वाली जिंदगी के बारे में फिक्रमंद भी हो गई थी, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कैसे खुद को रमन के काबिल बनाना है। रमन कहने लगा कि कल तुम अपने घर से जरा दूर निकल कर आना। मैं तुम्हें एक जगह खाना खिलाने लेकर जाऊंगा और वहां जाकर मैं तुम्हें सारी बात समझा दूंगा। अगर तुम्हारी माँ के सामने मैं बात करूंगा तो वह गलत महसूस करेगी और कहेगी कि मेरी बच्ची को पट्टियां पढ़ा रहा है, इसे म्यांमार ले जाना चाहता है। मैंने कहा कि नहीं, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। अगले दिन घर का सारा काम खत्म करके मैंने रमन को फ़ोन किया और उससे कहा कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। रमन तो जैसे पहले से ही मेरे लिए तैयार बैठा था। उसने फौरन से एक गाड़ी भिजवाई, मैं उसमें बैठी और वह मुझे एक होटल में लेकर चला गया। उसने मेरे साथ ढेरों बातें की। मेरे सामने उसने अपने दिल की बात कह दी और फिर कहने लगा कि मैं तुम्हें अपने साथ म्यांमार ले जाना चाहता हूँ। तुम वहाँ नौकरी करोगी तो तुम वहाँ खुद ब खुद ही बदल जाओगी। मेरी म्यांमार में अच्छी खासी सांठगांठ है, और रही बात तुम्हारे सभी डॉक्यूमेंट्स की, तो वह तो मैं चुटकियों में तैयार करवा दूंगा और बिना किसी झंझट के बॉर्डर भी पार करवा दूंगा। और ऐसा भी नहीं है कि वहां जाकर तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी या फिर वहां पर तरक्की नहीं कर पाओगी। म्यांमार के जो बड़े बड़े शहर है ना, वहां पर लड़कियां बहुत अच्छा खाती पीती हैं और अच्छी नौकरी भी करती हैं। मैं उस वक्त उसकी बात नहीं समझ पाई थी। मैंने कहा कि ठीक है, तुम मुझे ले चलो, मैं तुम्हारा हर हालात में साथ दूंगी और खूब दिल लगाकर मेहनत भी करूंगी। वह कहने लगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम अपनी माँ को मत बताना, वरना तुम्हारी माँ कहेगी कि मेरा एक ही तो सहारा है, वह भी मुझसे छीन कर लेकर जा रहा है। जब तुम म्यांमार पहुंच जाओगी तो तब अपनी माँ को खबर कर देना ताकि वह कुछ ना कर सके, वरना अगर अभी तुमने उन्हें बता दिया तो सबसे दबाव डलवाकर वो तुम्हें यहीं पर रोक देगी। और वैसे भी तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं चाहते कि तुम बाहर काम करने के लिए या पढ़ने के लिए जाओ, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम मुझसे और मैं तुमसे कितनी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। मैं उसकी बातें सुनकर शर्मा गई थी। मेरे तो आने वाले दिनों के बारे में सपने खत्म ही नहीं हो रहे थे। अगले दिन मैं अंधेरे में रमन के साथ निकल आई थी। मैंने यह भी नहीं सोचा कि मेरी माँ पर क्या बीतेगी। नादान थी, ना समझ थी मैं। बस रमन की बातों पर भरोसा करके, कह सकते हैं कि अंधा भरोसा करके घर से निकल आई। रमन मुझे बहुत दूर ले आया। यहाँ लाकर उसने मुझे गाड़ी में बैठाया और कहने लगा कि यहीं पर बैठी रहो, मेरा इंतजार करना। अगर यह गाड़ी चली जाए तो आगे से चूं चां बिल्कुल मत करना, हम लोग आगे जाकर फिर मिल लेंगे। अभी तुम यहाँ गाड़ी में ही बैठो, तुम्हारे साथ और भी लड़कियां जाएंगी। मैं रमन की कहने पर गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी देर के बाद
और भी लड़कियां वहां पर आई और हम सबको एक बंद गाड़ी में बैठाकर बहुत दूर लेकर जाया गया, क्योंकि गाड़ी के अंदर पूरी तरह से अंधेरा था। पता ही नहीं चल पा रहा था कि गाड़ी किन किन रास्तों से होकर गुजर रही है। मेरा तो दम घुट रहा था। मगर खैर, काफ़ी समय की यात्रा के बाद जब हम लोग रास्ते में एक पेड़ के नीचे रुके तो मुझे लगा कि जैसे कोई नई जिंदगी मिली हो। यह बहुत लंबी यात्रा थी जिसने मुझे निढाल कर दिया था। हमें इस बीच खाने को भी कुछ खास नहीं मिला था। मैं इस कदर परेशान और जिंदगी से बदहाल हो गई थी कि रो रो कर अपनी माँ को याद करने लगी। लेकिन मेरे पास अपनी माँ का कोई पता तक नहीं था, ना ही हमारे घर में फ़ोन था जिससे मुझे पता चल जाता कि मेरी माँ इस वक्त कैसी है। यह तो रमन का दिया हुआ मोबाइल था जो मैंने एक दिन पहले ही इसे यूज करना सीखा था। खैर, अब सिवाय रोने के मेरे पास और कुछ नहीं था। वहाँ पर मौजूद लड़कियों को भी इसी तरीके से लाया गया था। कोई नौकरी की उम्मीद में आई थी तो कोई पढ़ाई करने के लिए। मैं इस कदर परेशान थी कि बता नहीं सकती। खैर, मैंने उन लड़कियों को अपनी कहानी सुनाई। उनके साथ भी यही हुआ था। मुझे लगा कि जैसे रमन मुझे यहीं पर छोड़कर चला गया है, लेकिन मैं क्या जानती थी कि जिंदगी में और अभी क्या क्या होने वाला है। एक आदमी आया और उसने छोटे कद की लड़कियों को एक तरफ और लंबी और काली लड़कियों को एक तरफ कर दिया। मतलब ये कि अलग अलग ग्रुप बन गए थे लड़कियों के। मुझे भी खूबसूरत लड़कियों के ग्रुप में रखा गया था। फिर उन सब ने हमें अलग अलग गाड़ियों में बैठाया। एक गाड़ी एक शहर तो दूसरी गाड़ी दूसरे शहर में चल पड़ी। गाड़ी का ड्राइवर हम सबको बहुत ही भद्दी भद्दी गालियां दे रहा था, लेकिन हम लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे थे। हम लड़कियां और कर भी क्या सकती थी। हम अब उस आदमी के रहमो करम पर थे। वह आदमी गाड़ी चलाता हुआ एक बड़ी सी जगह पर आ गया। वहां पास में ही एक खुला ग्राउंड था जहां पर गाड़ी को रोका गया था। गाड़ी का दरवाजा खुला। उस आदमी ने हम सबको बाहर निकलने को कहा। मैं डरी सहमी हुई थी, क्योंकि हमें इस शहर के बारे में और ना ही उस माहौल के बारे में कुछ पता था। मैं चुपचाप उस आदमी को देख रही थी, जबकि वह गुस्से से बोलता हुआ हम सबसे कह रहा था कि अब से तुम सबको हमारी ही बात माननी है। अगर किसी लड़की ने कोई भी जरा सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो उसके साथ इतना बुरा होगा कि वह सपने में भी नहीं सोच सकती। यह बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हमें यहाँ क्यों लाया गया है। अब मैं रोने लगी तो मुझे रोता हुआ देखकर एक आदमी की नज़र मुझ पर गई। अंदर से जाकर वह एक औरत को बुलाकर ले आया। उस औरत ने मुझे ऊपर से नीचे तक बड़े गौर से देखा और फिर बहुत प्यार भरे अंदाज में बोली, इसको तो मैं अपने पास रखूंगी। वह बहुत सी अजीब सी भाषा में बातें कर रहे थे। उनकी हिंदी टूटी फूटी थी, लेकिन बातें मुझे सारी समझ में आ रही थी। वह मुझे अंदर कमरे में ले गई। उसने मुझे नहलाकर साफ कपड़े पहनाए और बोली कि तुम तो एक खूबसूरत सोने की चिड़िया हो। तुम्हारी जगह यहाँ पर नहीं है, बल्कि तुम्हारी जगह तो कहीं और है। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। फिर कहने लगी कि आज रात तुम्हें दुल्हन बनाया जाएगा। तुम्हारी शादी है, समझ गई ना तुम। मैं हैरान होकर उसे देखने लगी। कहीं मेरी शादी रमन से तो नहीं हो रही। मेरे दिल में एक उम्मीद सी जाग उठी थी। मैंने उससे पूछ ही लिया कि क्या रमन मेरा दूल्हा बनेगा। मेरी बात सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगी और बोली, हाँ हाँ, रमन ही तुम्हारा दूल्हा बनेगा। फिक्र क्यों करती हो, तुम्हारी शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, फिर तुम्हारे बच्चे इस जगह की रौनक बनेंगे। यह कहकर वह हंसती हुई वहां से चली गई। मेरा दिल तो बस रमन के नाम पर ही खुश हो गया था। मैंने अच्छी तरह दुल्हन बनने में उन लड़कियों की मदद की थी जो लड़कियां मुझे तैयार कर रही थी, लेकिन वह मुझे हैरान होकर देखे जा रही थी कि मैं इस कदर कैसे भला खुश हूँ। मैंने कहा कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। मेरे बचपन की मोहब्बत रमन से आज मेरी शादी हो रही है, इसलिए मैं खुश हूँ। वह लड़कियां मुझे देखकर अफसोस करने लगी, शायद कि उन्हें मेरे अंजाम के बारे में पता था। उनकी खामोशी ने मुझे बहुत कुछ समझा दिया था। मेरा दिल होले होले कांप रहा था। खैर, फिर मुझे दुल्हन बनाकर एक बड़े से कमरे में बैठा दिया गया। मगर वह रात मेरी बर्बादी की रात थी,
क्योंकि थोड़ी देर के ही बाद जो आदमी उस कमरे में दाखिल हुआ वह रमन नहीं था, बल्कि वह तो एक बूढ़ा सेठ था जिसके सामने मुझे पेश किया गया था। सेठ ने खुश होकर पैसों की बरसात कर दी थी और अब मैं एक वेश्या बन चुकी थी। एक रात में ही मेरे सामने बहुत से राज खुल चुके थे कि हम जैसी लड़कियों की क्या इज्जत होती है, जो अपने घरों को छोड़कर ऐसे धोखेबाज इंसानों के कहने पर अपने घर से दूर आ जाती हैं। रो रो कर मेरा बुरा हाल था, लेकिन उस औरत ने मुझे कहा कि अगर तुम ज्यादा रोई या बिलबिलाई तो तुम पर और ज्यादा मुसीबतें आ जाएंगी, इसलिए जितना तुम खामोश रहोगे तुम्हारी जिंदगी उतनी ही सुकून से गुजरेगी। मैं अब क्या कर सकती थी? यहाँ से वापस जाने की कोई उम्मीद ही नहीं दिखाई दे रही थी। फिर एक दिन वह हुआ जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, और जो थोड़ी बहुत आज़ादी मेरी जिंदगी में बची भी थी वह भी मुझसे छिन गई। एक औरत आई और कहने लगी कि तुम्हारी कीमत अब यहाँ पर कम मिल रही है, हम तुम्हें दुबई लेकर जाना चाहते हैं। वहाँ जाकर तुम फूलों में खेलोगी, हीरे पहनोगी और जिंदगी में हर तरह के ऐश करोगी। ये सुनकर मैं चुप हो गई थी। मुझे इस तरह के कपड़े और इस तरह की चीजें नहीं चाहिए थी। उस रात मुझे दुबई के लिए रवाना कर दिया गया। जब मैं दुबई पहुंची तो मेरे हालात ऐसे थे जैसे किसी मछली को पानी से निकाल दिया गया हो। इस खूबसूरत से देश में आकर मेरा दिल और भी ज्यादा घबराने लगा था। मैं चाहती तो यहाँ से भाग जाती, कहीं ना कहीं जाकर अपना सर ही दे मारती, कम से कम अपनी जिंदगी तो खत्म कर लेती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। शायद जिंदगी में मुझे अब भी कुछ बेहतर होने की उम्मीद थी। मैं बैठी रही। इस तरह मुझे एक बहुत बड़े होटल में लेकर जाया गया। वहां पर ले जाकर मुझे सबसे पहले एक ऐसे कमरे में बंद किया गया जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत था। यहाँ दुनिया की हर चीज मौजूद थी। मेरे साथ एक लड़की थी जिसका संबंध शायद हिंदुस्तान से था। वह मुझसे कहने लगी, अब से जो हम कहेंगे तुम वही खाओगी, जो हम कहेंगे वही पहनोगी, और हाँ, अब से तुम्हारी रोटी और सब्जी तो बिल्कुल ही बंद है, तुमको यह चीजें नहीं खानी। मैं हैरान होकर उसे देखने लगी। खैर, उस दिन से मुझ पर रोटी और बाकी सब्जी वगैरह खाने पर पाबंदी लग गई थी। अब मैं एक ही कमरे में रहती। उन लोगों का काम मेरे जिस्म की नुमाइश को बढ़ाना था, तो मुझ पर तरह तरह के तजुर्बे किए जाते। अब मैं काफी हद तक और भी खूबसूरत हो गई थी। यहाँ आने के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। कम से कम मुझ पर शारीरिक शोषण तो नहीं किया जाता था। एक दिन एक अजीब किस्सा हुआ जिसने मुझे मेरी औकात याद दिला दी, वरना तो मैं खुद को बहुत हसीन समझने लगी थी। हमारे होटल में ही सब्जियों का एक स्टॉल लगा हुआ था। उसमें सब्जियां भी थी और बहुत सी खाने की चीजें भी थी। मुझे तो अपना मोहल्ला याद आ रहा था। जब मैंने एक स्टॉल पर एक कटी हुई मूली देखी, जिसको हम लोग भी इसी तरह काट कर खाया करते थे। जब मैं हिंदुस्तान में होती थी तो मैं भी ऐसे ही रेहड़ी वाले से कटी हुई मूली लेती जिस पर मसाला लगा हुआ होता था, जिसे मैं मजे ले लेकर खाती थी। यहाँ पर एक सफेद प्लेट में मूली कटी हुई रखी थी। उन्हें देखकर मेरा दिल ललचाया। बहुत दिनों से मैं फीके जैतून और बहुत सारी ऐसी चीजें खा रही थी जो खाने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता था। मेरा वजन अब बहुत ही ज्यादा अच्छा था, मतलब कि मैं न दुबली थी और न ही ज्यादा पतली थी। तभी मैंने वो मूली देख ली। मेरा दिल ललचाया और मैं ऊपर वाले फ्लोर से भागकर फटाफट नीचे फ्लोर पर आ गई। मैंने उन मूलियों वाली प्लेट पर झपट्टा मारकर उन्हें उठाया। आसपास मौजूद सभी लोग मुझे हैरानी से देखने लगे। मैं वह मूली खाने लगी। उस स्टॉल पर खड़ा वह व्यक्ति इंडियन था, इसलिए वह व्यक्ति भी अपने वतन की लड़की की ऐसी चंचल हरकतें देखकर मुस्कुराने लगा। और तभी कुछ बोलने ही वाला था कि इतने में वहां पर एक लड़की आ गई जिसने कि मेरे खाने पीने पर पाबंदी लगा रखी थी। उसने मुझसे मूली वाली प्लेट छीनी और बोली, मैंने तुम्हें 100 बार मना किया है कि ऐसी चीजें नहीं खानी हैं। इस तरह की चीजें तो म्यांमार वाले भी नहीं खाते हैं, जिनके जिस्म इतने लटके हुए होते हैं, और तुम पर तो हम वैसे भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। तुम हो कि तुम्हें अपने पेट पर भी काबू नहीं है। आइंदा से किसी किस्म की सब्जी या फिर रोटी तुम नहीं खाओगी। जो तुम्हें दिया जाता है वही खाया करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस लड़की को देखकर वह आदमी मेरे बारे में फिक्रमंद हो गया। बोला,
कि तुम लोगों ने इसको यहाँ कैद करके रखा है क्या? वह लड़की बोली, जी यह तो हमारी पॉलिसी है और यह नियम तो होटल की तरफ से हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। वह आदमी यह देखकर खामोश हो गया। शायद उसके दिल में मेरे लिए हमदर्दी पैदा हो गई थी, लेकिन खैर जो भी था मैं तो उसे भूल चुकी थी। 2-3 दिन गुजरे थे कि उस व्यक्ति से मेरी दोबारा फिर से मुलाकात हुई। उसने मुझे ढूंढती हुई नज़रों से कहा कि बहन, मैं तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था, तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। मेरी मासूमियत और मेरी खूबसूरती से प्रभावित होकर शायद वह मेरी कुछ मदद करना चाहता था। मेरी उम्र उस वक्त 17 साल हो चुकी थी। कहने लगा कि तुम्हें इन लोगों ने यहाँ कैद करके इसलिए रखा है कि ये तुम्हें इस तरह की चीज़ें इसलिए खिला रहे हैं ताकि तुम ज़्यादा समय तक जवान दिखो और उनके काम आ सको। यह तुम्हारा बहुत बड़ा सौदा करेंगे। अभी तुम यह बात नहीं जानती हो, तुम पर लाखों रुपये इसलिए खर्च कर रहे हैं क्योंकि यह तुम्हें दुनिया भर की मशहूर तवायफ बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर तुम यही सब करती रही तो तुम्हारे लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर तुम आज़ादी चाहती हो तो तुम्हें एक बार हिम्मत करनी होगी। कल या परसों मैं यहाँ पर पुलिस लेकर आऊँगा और तुमसे आकर पुलिस वाले यह पूछेंगे कि तुम्हें यहाँ कैद किया गया है क्या, तो तुम हाँ में अपना सर हिला देना और चीख चीख कर अपनी कहानी उन पुलिस वालों को सुनाना, वरना तुम यहाँ हर रोज बिकती रहोगी, नाचती रहोगी, तुम्हारी कोई जिंदगी नहीं होगी। मैं तुम्हें इज्जत की जिंदगी देना चाहता हूँ। उस आदमी की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने दिल ही दिल में सोच लिया कि मैं वही करूँगी जो उसने मुझे कहा है। 2 दिन के बाद पुलिस की गाड़ियों ने हमारे होटल पर छापा मारा। उनके साथ में वह आदमी भी था। पुलिस वालों को उस लड़की ने बताया कि ये लड़की टूरिस्ट है और हमने यहाँ पर इसे हर तरह की फैसिलिटी दे रखी है। यहाँ पर यह बहुत खुश है। मैंने चीख चीख कर तभी उसी तरह अपनी कहानी उन्हें सुनाई जैसे कि उस आदमी ने मुझे बताया था। सब लोग मुझे हैरान होकर देखने लगे। शायद उनकी नज़रों में मैं गद्दार थी, लेकिन मैं अपने साथ वफा कर रही थी। मैं यहाँ से निकलने के लिए यह सब कुछ कर रही थी। उस व्यक्ति ने मुझे वहाँ से आज़ादी दिलवा दी और मुझे वहाँ से अपने घर ले गया। वह बहुत ही हमदर्द और नेक दिल इंसान लग रहा था। मैंने सोचा कि अब मेरी जिंदगी सुकून से गुजरेगी, लेकिन यहाँ आकर भी बहुत सारे दर्द और बहुत सारी तकलीफें मेरा इंतजार कर रही थी। उस व्यक्ति ने भी मुझे एक शेख को बेच दिया जिसकी पहले से ही 3 बीवियां थी। यह मुझे अपनी 4थी बीवी बनाकर ले आया। जिंदगी भले ही बहुत हसीन है, लेकिन इस बात का एहसास मुझे अब भी नहीं होता क्योंकि शेख भी मुझे बस अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए यहाँ पर लेकर आए थे। उन्होंने मुझसे मोहब्बत नहीं की और ना ही मेरा ख्याल रखा। मैं आज भी अपनी जिंदगी के उन सुनहरे दिनों को याद करके बहुत तड़पती हूँ, रोती हूँ, जिनमें न यह ऐश थी, ना इस तरह के कपड़े, जूते और ना इस तरह के खाने थे, लेकिन फिर भी वहाँ बहुत सुकून था और इज्जत थी। काश मैं अपनी माँ तक दोबारा पहुँच सकूँ। पता नहीं मेरी माँ कहाँ होगी और कैसी होगी। साथियों, एक बात आपको मैं जरूर कहना चाहूँगा, खासकर अपनी बहन बेटियों को, कि कभी भी अपने माँ बाप के संस्कारों को ठुकराकर किसी भी अजनबी लड़के पर अंधा भरोसा मत करिएगा, नहीं तो फिर ऐसा ही हाल होगा जैसा कि इस लड़की का हुआ है। कहानी तो आपने सुन ही ली होगी। तो इसलिए साथियों, यदि आपको कहानी में कुछ दम लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। यदि आपकी कोई कहानी के बारे में राय है तो वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।